सेक्शन 53 टाइटल एग्जाम्शन एंड टैक्स कंसेशन इन द सेकंड शेड्यूल। इस सेक्शन में बेसिकली ये डिस्कस किया गया है कि सेकंड शेड्यूल में कुछ क्लास ऑफ पर्सन और कुछ क्लास ऑफ इनकम डिस्कस की गई हैं जो कि एग्जाम्प्ट ऑफ टैक्स है, मतलब उनसे एज पर द प्रोविजन ऑफ दिस ऑर्डिनेंस उन इनकम और उन लोगों से जो है वो टैक्स नहीं लिया जाता। अब वो किस तरह एग्जाम्प्ट ऑफ टैक्स हैं तो वो आपको तब पता चलेगा जब आप इस सेक्शन को डिटेल में डिस्कस करोगे। तो सब सेक्शन 1 क्या कहता है इसका? Subsection 1 state that the income or class of income person class of person specified in the second schedule shall be, मतलब कुछ इनकम, कुछ क्लास ऑफ इनकम या कुछ लोग या कुछ क्लास ऑफ पर्सन जो कि सेकंड शेड्यूल में स्पेसिफाई हैं वो क्या हैं? एग्जाम फ्रॉम टैक्स अंडर दिस ऑर्डिनेंस। वो उनसे जो है वो टैक्स, मतलब इन लोगों को ना एग्जाम्प्ट ऑफ टैक्स किया गया है तकरीबन 4 तरीक़ों से, जो कि सेकंड शेड्यूल में बताए गए हैं। और वो किन 4 तरीक़ों से एग्जाम्प्ट ऑफ टैक्स किया गया है? नंबर 1 तो ये कि उनसे ओवरऑल ही टैक्स नहीं लिया जा रहा उन बंदों से या कुछ उन इनकम पे जो सेकंड शेड्यूल में बताई गई हैं, मतलब टोटली तौर पर एग्जाम्प्ट ऑफ टैक्स हैं वो। लेकिन ये टोटली तौर पर जो एग्जाम्पशन उन्हें हासिल है ये कुछ कंडीशन पे सब्जेक्ट टू एनी कंडीशन टू द एक्सटेंट, ये सिर्फ उस हद तक और उन कंडीशन पे है जो कि सेकंड शेड्यूल में स्पेसिफाई की गई हैं। क्लास बी सब्जेक्ट टू टैक्स अंडर दिस ऑर्डिनेंस एट सच रेट विच आर लेस देन द रेट स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल, या फिर जो है उनको टैक्स उनसे लिया जा रहा है लेकिन जो फर्स्ट शेड्यूल के अंदर रेट स्पेसिफाई किया गया है उससे लो रेट पे लिया जा रहा है। और कितना लिया जाना है, उस नॉर्मल रेट के से कम रेट लिया जा रहा है, और कितना कम रेट लिया जाएगा वो सेकंड शेड्यूल में बता दिया गया है। क्लास सी अलाउड अ रिडक्शन इन टैक्स लायबिलिटी अंडर दिस ऑर्डिनेंस सब्जेक्ट टू एनी कंडीशन एंड टू द एक्सटेंट, या फिर वो कह रहे हैं कि जो इनका टैक्स बन रहा है ना उसको उस टैक्स लायबिलिटी को रिडक्शन, इस पर इनको रिडक्शन अलाउ है, मतलब कोई टैक्स क्रेडिट इनको दे दिया गया है। और ये किन कंडीशन में किस हद तक इनकी टोटल टैक्स लायबिलिटी पे इनको रिडक्शन है वो बता दिया गया है सेकंड शेड्यूल में। मतलब अगर इनका 15,000 बन रहा है तो उनको रिडक्शन दे दी गई है कि इनसे जो है वो 10,000 लिया जाएगा। लेकिन ये रिडक्शन किन कंडीशन पे दी गई है, किस हद तक दी गई है, वो सेकंड शेड्यूल में बताई गई है। इसी तरह एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ दिस ऑर्डिनेंस सब्जेक्ट टू एनी कंडीशन एक्सटेंड स्पेसिफाइड देयरिन, या फिर जो है वो इन लोगों को या इस इनकम के ऊपर ये कह दिया गया है कि कोई फलां प्रोविजन जो है इस ऑर्डिनेंस की उन इन लोगों के ऊपर नहीं लगेगी। किन कंडीशन पर किस हद तक नहीं लगेगी ये सेकंड शेड्यूल में आपको बताया गया है। यानी कि सेकंड शेड्यूल में कुछ लोग, कुछ इनकम डिस्कस की गई हैं जिनको एग्जाम्प्ट ऑफ टैक्स किया गया है, उनको एग्जाम्पशन ऑफ टैक्स प्रोवाइड की गई है 4 तरीक़ाकार से, और वो 4 तरीक़ाकार से किस तरह है वो सेकंड शेड्यूल में बताई गई है। लाइक उनको या तो मुकम्मल तौर पर टैक्स से माफ़ी दे दी गई है, या नॉर्मल रेट के बजाय उनसे कम रेट लिया जा रहा है, या फिर उन्हें ये एग्जाम्प्ट कर दिया गया है कि कोई फलां प्रोविजन इस ऑर्डिनेंस की उनके ऊपर नहीं लगेगी, या फिर उनकी जो टोटल टैक्स लायबिलिटी बन रही है उसमें उन्हें किसी हद तक रिडक्शन दी गई है। और ये जो सारी प्रिविलेज उन्हें दी गई हैं वो किन कंडीशन पर किस हद तक दी गई हैं ये सेकंड शेड्यूल के अंदर स्पेसिफाई किया गया है। अब नेक्स्ट आ जाता है कि सबसेक्शन 2 में ये बताया गया है कि जो सेकंड नॉर्मली नॉर्मली जो है ना कानून के अंदर अमेंडमेंट करने का इख्तियार पार्लियामेंट को होता है, मजलिस शूरा को होता है। लेकिन बाज़ औक़ात ये अथॉरिटी जो है वो क़ज़ाई लेजिस्लेटिव पावर के तहत जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी भी इस्तेमाल कर लेती हैं। तो सेम लाइक दैट यहाँ पर भी सबसेक्शन 2 में बताया गया है कि एफपीआर और फेडरल गवर्नमेंट अगर चाहें तो वो सेकंड शेड्यूल के अंदर चेंजेस कर सकती हैं, मतलब कि अब वो कब कर सकती हैं, अमेंडमेंट कर सकती हैं, कब कैसे कर सकती हैं, क्या अमेंडमेंट में कर सकती हैं, सबसेक्शन 2 में आपको पता चलेगा। सो यहाँ पर बताया गया है कि फेडरल गवर्नमेंट और एफपीआर फेडरल मिनिस्टर इन चार्ज के अप्रूवल के साथ और इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ द कैबिनेट के अप्रूवल के साथ, अगर तो उन्हें लगता है कि फॉलोइंग तरह के सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि कुछ इस तरह के सर्कमस्टांस एग्जिस्ट करते हैं जिसमें नेशनल सिक्योरिटी को ख़तरा है, तो नेशनल सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए नेचुरल डिज़ास्टर की सिचुएशन है, नेशनल फूड सिक्योरिटी मतलब वो जो है वो कहत पड़ने का ख़तरा है, और नेशनल जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर कमोडिटी प्राइसेस, यानी जैसे कि तेल गैस की प्राइस बढ़ गई है, प्राइस फ्लक्चुएशन होने की वजह से जो है वो इकोनॉमिक इंटरेस्ट का नेशनल इकोनॉमिक इंटरेस्ट को ख़तरा है। और जो है किसी मल्टीलेटरल या बायलैटरल एग्रीमेंट, बायलैटरल जो एग्रीमेंट है जो कि 2 कंट्रीज़ के दरमियान हो, मल्टीलेटरल जो कि 2 से ज़्यादा कंट्री के दरमियान एग्रीमेंट हुआ, उसकी इम्प्लीमेंटेशन करवाना ज़रूरी है। अगर तो उन्हें लग रहा है फेडरल गवर्नमेंट को, एफपीआर को, कि ऐसे सर्कमस्टांस एग्जिस्ट कर रहे हैं, मतलब कहत पड़ने का ख़तरा है, मुल्क में नक्स अमन का ख़तरा है, इमरजेंसी की सिचुएशन है, डिज़ास्टर की सिचुएशन है, इंटरनेशनल लेवल पर कमोडिटी प्राइस बढ़ गई है, जैसे प्राइस फ्लक्चुएशन होकर नेशनल इंटरेस्ट को ख़तरा होने का ख़तरा है। इसी तरह किसी मल्टीलेटरल बायलैटरल एग्रीमेंट को ऊपर अमल दरामद करवाना है, या फिर जो है कोई एग्ज़ैम्पशन ग्रांटिंग एनी एग्ज़ैम्पशन फ्रॉम एनी टैक्स, इसी तरह जो है वो किस इस
ऑर्डिनेंस के तहत कोई टैक्स इम्पोज़ हुआ है, तो उसमें किसी किस्म की कोई अगर एग्ज़ैम्पशन ग्रांट करनी है, जिसमें आ जाता है कि एज़ पर द प्रोविजन ऑफ दिस ऑर्डिनेंस कोई टैक्स लगा हुआ है, उसको कम करना, रिडक्शन ऑफ द रेट भी शामिल है, या फिर कोई लायबिलिटी टैक्स लायबिलिटी बन रही है, उसको कम करना भी शामिल है, या फिर इस ऑर्डिनेंस की किसी प्रोविजन पर को एग्ज़ैम्प्ट करना, उसके ऑपरेशन को मतलब उस पर अमल दरामद करवाने की एग्ज़ैम्पशन भी शामिल है किसी इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और फॉरेन गवर्नमेंट पर, जो कि जिसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑपरेटिंग अंडर एग्रीमेंट और मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एनी अदर एग्रीमेंट विद द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। सो बेसिकली वो कह रहे हैं कि इस तरह की अगर सिचुएशन है ना, तो एफपीआर और फेडरल गवर्नमेंट जो है वो रिक्वायर्ड अथॉरिटीज़ के साथ अप्रूवल के साथ, जो जैसे कि जो है वो इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ द कैबिनेट और फेडरल मिनिस्टर इंचार्ज के अप्रूवल के साथ बाय नोटिफिकेशन द ऑफिशियल गैजेट क्या कर सकते हैं, वो सेकंड शेड्यूल के अंदर अमेंडमेंट कर सकते हैं। अब सेकंड शेड्यूल में वो किस तरह अमेंडमेंट कर सकते हैं? नंबर 1 तो अमेंडमेंट 3 तरीके से हो सकती है, एडिशन, ओमिशन एंड अमेंडमेंट के थ्रू, अल्टरेशन के थ्रू, यानी कि या तो वो कोई क्लॉज़ या कंडीशन ऐड कर देंगे सेकंड शेड्यूल में, या तो वो निकाल देंगे, या फिर जो पहले से मौजूद है इसमें किसी किस्म की कोई चेंज यानी अमेंडमेंट, अल्टरेशन कर देंगे। एज़ द गवर्नमेंट में थिंक फिट, जो भी उसे बेहतर लगेगी, एंड ऑल सच अमेंडमेंट शैल हैव इफेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ, और ये बेसिकली इसमें ये बताया गया है कि जो अमेंडमेंट की जाती हैं इफेक्टिव होंगी उसी टैक्स ईयर के अंदर जिस टैक्स ईयर के अंदर वो नोटिफिकेशन पास किया। मतलब 2026 के अंदर अगर आपने नोटिफिकेशन के थ्रू सेकंड शेड्यूल में कोई किया है, तो 2026 के टैक्स ईयर तक की ये अमेंडमेंट जो है वो वैलिड रहेंगी, इन्फोर्सेबल रहेंगी, उसके बाद नहीं रहेंगी। द फेडरल गवर्नमेंट शैल प्लेस बिफोर द नेशनल असेंबली ऑल अमेंडमेंट में, इसी तरह वो कह रहे हैं कि जैसे ही नया टैक्स ईयर स्टार्ट होगा ना, तो उस टाइम नेशनल असेंबली के सामने जो है वो फेडरल गवर्नमेंट ने ये जो भी उसने इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर सेकंड शेड्यूल में अमेंडमेंट की थी, वो उसने उसके सामने रखनी है, क्योंकि फाइनल उस चीज़ को अगर नेशनल असेंबली चाहे तो उसे इसका पार्ट बना देगी सेकंड शेड्यूल की, और अगर नहीं बनाएगी तो फिर उसको निकाल दिया जाएगा। और एनी नोटिफिकेशन इशू अंडर सबसेक्शन 2 आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द फाइनेंस एक्ट शैल इफ नॉट अर्लियर, वो कह रहे हैं कि जो भी नोटिफिकेशन इशू होता है ना फाइनेंस एक्ट 2015 के आने के बाद, वो ऑटोमेटिकली तौर पर जिस फाइनेंशियल ईयर के अंदर वो जारी हुआ था, उस फाइनेंशियल ईयर के एक्सपायर होने के बाद वो नोटिफिकेशन भी ख़त्म हो जाएगा, और उससे पहले भी ख़त्म होने की सिचुएशन है कि अगर वो टैक्स ईयर के एक्सपायर होने से पहले ही रिसाइंड हो, यानी ख़त्म हो जाए। नेक्स्ट दो इसकी प्रोवाइजर इन एक्सेप्शन है, ऑल सच नोटिफिकेशन, अब ये एक्सेप्ट दोज अर्लियर रिसाइडेंट को छोड़ते हैं, क्योंकि इसकी एक्सेप्शन वगैरह, प्रोवाइडेड ऑल सच नोटिफिकेशन शैल बी डीम्ड टू हैव बीन फोर्स विद इन इफेक्ट फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ जुलाई 2016 एंड शैल कंटिन्यू बी इन्फोर्स टिल द 13 डे ऑफ जून 2018। मतलब ये तमाम नोटिफिकेशन जो हैं वो इन्फोर्सेबल कंसीडर किए जाएंगे 1 जुलाई 2016 से लेके 13 जून ऑफ 2018 तक इफेक्टिव ही कंसीडर किए जाते हैं। एक्सेप्शन इसकी ये है कि अगर इनको पहले ही ख़त्म ना कर दिया गया तो तब वो इन्फोर्सेबल नहीं होंगे। प्रोवाइडेड फर्दर दैट ऑल नोटिफिकेशन इशूड ऑन आफ्टर द फर्स्ट डे ऑफ जुलाई एंड प्लेस बिफोर द नेशनल असेंबली इज रिक्वायर्ड अंडर सबसेक्शन 3 शैल कंटिन्यू टू रिमेन इन फोर्स। यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि वो तमाम नोटिफिकेशन जो कि 1 जुलाई 2016 में जारी किए गए और नेशनल असेंबली के सामने पेश किए गए, वो इन्फोर्सेबल कंसीडर किए जाते हैं 13 जून 2018 तक, लेकिन तब इन्फोर्सेबल कंसीडर नहीं किए जाते अगर पहले ही जो है फेडरल गवर्नमेंट या नेशनल असेंबली की तरफ से इन्हें ख़त्म कर दिया गया हो। तो ये आपके पास सेक्शन 53 था, और इस पोर्शन का जो है हमारा सिर्फ सेक्शन 41 रहता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको कवर करेंगे, फिर इसके साथ ही हमारा ये वाला पोर्शन भी कंप्लीट हो जाएगा। इससे पहले जो बाकी इस पोर्शन में सिर्फ 2 सेक्शन ही रह गए थे, बाकी सेक्शंस के मतलब ऑलरेडी वीडियो लेक्चर रिकॉर्डेड हैं।